इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि वेक्टर्स होते क्या है पहले तो बच्चों देखो समझने की ट्राई कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी जो अपन ने पढ़ी, या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। अब बच्चों स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब बच्चों को ऐसे बातें बोलता हूँ मैं, उनको रियलाइज ही नहीं होता। ये सब 9 10 में तुमने पढ़ रखा है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, बराबर के नहीं। पर बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, ये सब ठीक है, रट्टा मार लिया था हमने। इनफैक्ट तुम लोगों ने स्कूल में जो ये पढ़ा था वो इनकम्प्लीट चीज है, ये भी इनकम्प्लीट चीज है, ये बात भी इनकम्प्लीट है। वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं आता, और भी कुछ आता है, तो वो भी हमको 11th में पढ़ना है। तो ये तो स्कूल की डेफिनेशन हो गई। अब हम समझते बच्चों पहले तो हमको वेक्टर चाहिए क्यों, वाई डू वी नीड वेक्टर्स ऑन द फर्स्ट प्लेस। देखो, अगर मैं तुमको बोलूं मेरे पास दूध है 8 लीटर, बेटा एक बात बताओ, ये 8 लीटर में मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, तुम अब इमेजिन कर सकते हो कि भाई 8 लीटर दूध है सर के पास, मतलब हाँ भाई 8 लीटर मतलब भाई इतना थैली थैली भर के होगा, काम खत्म, बराबर के नहीं। तो ये 8 लीटर काम कर सकता है पूरा, और अपने को पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकता है कि क्या होगा ये, बराबर के नहीं। हाँ ठीक है। हाँ लीटर में मतलब वॉल्यूम है ये तुम्हारे लिए, 8 लीटर वॉल्यूम तुम्हारे लिए, तो इससे तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे मैं तुमको बोलूं इस डायरेक्शन में दूध का ये है, डायरेक्शन डायरेक्शन जरूरी नहीं है, वैल्यू से काम तुमको पता चल जाएगा, बराबर के नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है, लेट्स से तुमने लिया कुछ भी एग्जांपल लो, कोई नॉर्मल, तुमको फीवर है 99 या चलो 100 फ़ारेनहाइट, इससे तुमको पता चल जाएगा पूरा, इससे तुमको पता चल जाएगा मालूम कि भाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है मतलब क्या, इतनी वैल्यू है। अब जब तुम कितने भी मापो बॉडी में, इससे तुमको पूरा पता चल जाएगा कि भाई इतना इतना फीवर है, मतलब पूरा काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा इससे ही। इससे तुमको मालूम पड़ जाएगा कि भाई फीवर इतना है, मतलब तुम पूरा इन्फॉर्मेशन तुमको इससे मिल सकता है, बराबर कि नहीं। तो ये हो गए स्केलर क्वांटिटीज, जिससे वैल्यू से तुमको मालूम पड़ सकता है भाई क्वांटिटी कैसी है, क्या क्या इसमें छुपा हुआ है। लेकिन बच्चों कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ इससे काम नहीं चलता, बट देयर आर सम क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए। अब ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा और ये क्यों चाहिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये बहुत तुमको एक नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर, जो तुमको अच्छे तरह से समझेगा। इतना क्लियर है पहले तो, इसके नोट्स बनाने तुमको मैं भेज दूंगा वीडियो, है ना, अभी नोट्स नहीं बनाने, अभी तो सिर्फ सुनना है, क्वेश्चंस आएंगे तो उसको करना है बस। चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ मैं। बहुत बार क्या होता है, अपन चलते रास्ते पे किधर अननोन जगह पे गए किसी को मिलने के लिए, XYZ पर्सन को, तो क्या होता है अपन रास्ता पूछते पूछते जाते हैं, अपने को पता नहीं होता है, फिर अननोन डेट है समझो, हम डेट पे जा रहे हो अननोन, तुमको कुछ पता नहीं है भाई कैसा है क्या है, कुछ मालूम नहीं है, तुम लोगों से रास्ते पे रास्ता रास्ता पूछे जाओगे, बराबर के नहीं। समझो एक रास्ता है ना, तुम यहाँ से आ रहे हो, यहाँ पर भी रास्ता है, तुम यहाँ से भी जा रहे हो, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे रास्ता है, तो ये तुमको रास्ते दिख रहे हैं बहुत सारे, बराबर के नहीं। अब यहाँ पर कोई पर्सन है, उसको मुझे उसको जाना किधर है, इधर जाना है, बराबर के नहीं। अब उसको जरूरी क्या होगा, उसको ये बताना जरूरी होगा कि भाई इसमें 2 2 3 3 किलोमीटर को चलना पड़ेगा, इतना को चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू भी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं उसको बोलूं चल, तो कैसे भी जा सकता है, इधर से ऐसे जा सकता है, इधर से ऐसे जा सकता है, इधर से ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तुम बोलोगे चल, चल का मतलब क्या होता है, किधर भी जा सकता है वो। यहाँ पर सिर्फ कितना किलोमीटर है उससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर इस बंदे को ये भी बताना पड़ेगा कि तेरे को इसके पास जाने का है, तो तेरे को रास्ता का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए,
कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये भटक जाएगा और रास्ते में तुमको गालियां देगा, कैसा हरामखोर आदमी था हमको बताया नहीं बराबर से बराबर के नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई रास्ता तो बताया नहीं, बराबर के नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा तुम लोगों को, बराबर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के सिवाय काम नहीं चल सकता तुम्हारा, बराबर क्लियर है। तो यहाँ पर वैल्यू तो चाहिए ही, प्लस डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों की, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो सब चीजें। ठीक है, अब तुमको वेक्टर समझ में आ गया क्यों चाहिए, बराबर के नहीं। हाँ। तुमको एक और स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, स्केलर और वेक्टर में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो पहले तो समझते बच्चा, देखो सिंपल चीज समझने की ट्राई करना। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू चाहिए रहता है, ओनली वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, इनको वैल्यू भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, बराबर कि नहीं, अपने को तो ये पढ़ाया था स्कूल में कि इट हैज मैग्नीट्यूड आल्सो, डायरेक्शन आल्सो। लेकिन बच्चों ये बात इनकम्प्लीट है, इसके साथ साथ अगर तुमको किसको वेक्टर बोलना है तो इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है मैं बताऊंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, किस तरह से करता है। देखो बात को समझो सिंपल सी, अगर मेरे पास 4 केले हैं, उसको मैं उसको मैं समझो 5 केले के साथ ऐड कर दूं, तो मुझे 9 केले ही मिलेंगे ना, 4 + 5 9 ही होते हैं, बराबर के नहीं। हाँ। लेकिन बच्चों अगर समझो, मैं वेक्टर की बात करता हूँ, चलो समझो एक चीज है, वो इधर से मूव की, 4 मीटर मूव किया वो चीज ने, और ये समझो ए टू बी है, फिर वो यहां से और मूव किया आगे ए टू सी, समझो 6 मीटर। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका और इसका, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो दैट विल बी 4 + 6 हाँ। 10 हो जाएगा, हाँ। है ना। अब देखो बेटा समझने की ट्राई करना, ये तो मैं ऐसे रफली दे रहा हूँ तुम लोगों को। अब समझो वो ऐसा गया 4 मीटर, और वो 6 मीटर सीधा ना जा करके ऐसा गया, अब बताओ अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट -2 शायद। बेटा, ऐसे केसेस में ये सी फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस। तो अब की बार तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तुमको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, तब तुमको जाकर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर ऐड कर देना 4 + 6 10, गलत हो जाएगा बेटा ये, अलजेब्रा में से थे ना क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, बराबर कि नहीं, तो इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज द मिनिमम पोजीशन, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पर वो 10 नहीं आएगा, तुमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो बेटा। हाँ। तुमको ये डिस्टेंस निकालना है, समझो तुमको ऐसा कुछ दिया होता, ये 4 मीटर है, अब वो 3 मीटर पीछे आया वापस, ये ए बी है, ये बी सी है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर पीछे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अभी, इसका डिस्प्लेसमेंट 1 बेटा ये पोजीशन है तुम्हारी, ये इनिशियल है, 3 हो ये जाएगा तुम्हारी ना। फाइनल हो गई, तो ये हो जाएगा, इनका तुम एडिशन करोगे तुमको 1 मिलेगा, इट विल कम आउट एज 1। क्लियर है बेटा, 1। क्योंकि ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, इनिशियल माइनस इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस ये हो गया,
1 हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो वेक्टर में नॉर्मल नॉर्मल एडिशन नहीं होता। यहाँ पर जैसे 4 केले प्लस 5 केले 9 केले, काम खत्म हो गया। ऐसा वेक्टर में नहीं होता बेटा। वेक्टर का खेल थोड़ा अलग है। अब तो मैंने तुमको रफली बताया वेक्टर को लिखते कैसे हो, सब मैंने तुमको अब तक नहीं बताया, वो तुमको आगे बताऊंगा, लेकिन इस तरह से होता है। सबको क्लियर है बेटा? ये बताई तुम लोगों को अभी कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, it should have direction, and it should obey vector Obey law of algebra, vector law of vector law of addition, sorry। addition. बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज म्यूट कर दो यार, और की आवाज आती है बहुत ज्यादा है। सो इट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब बात को समझने की कोशिश करना। देखो, हर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, समझ रहे हो बेटा? लेकिन हर एक क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि वेक्टर होगा वो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर होगा। कहने का मतलब क्या होता है, एक बहुत फेमस एग्जांपल है, टीचर बहुत पूछते हैं उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी होता है ना सर्किट में, करंट कैसे फ्लो कर रहा है हाँ ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, डायरेक्शन भी है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर। बच्चे पूछते क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं करता, या इसके लिए वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तुम्हारे सिलेबस के लिए इसको स्केलर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली स्केलर भी नहीं होता है, टेंसर होता है। जाने दो, इसके ऊपर अपन को नहीं चर्चा करनी है, बट हाँ अपन इसको अपने सिलेबस के लिए स्केलर मान के चलते हैं। बट ये इसका डायरेक्शन भी है, देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई नहीं करता है ये। ठीक है, तो इसके लिए ये वेक्टर नहीं है। क्लियर है सब लोगों को? रिप्रेजेंट अ वेक्टर। बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, ऐसा। लेट्स से एक चीज याद रखना, यूजुअली अ वेक्टर is represented by a capital letter. Usually a vector is represented by a capital letter. और क्या होगा उसके ऊपर? with an arrow. और कभी कभी क्या होता है, एरो होता भी नहीं है, तो डिपेंड्स। लेकिन सबसे पहली चीज मैंने कौन सी लिखी यहाँ पर? यूजुअली a vector is represented by a capital letter capital with an arrow और without an arrow। तो वेक्टर को ये तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बच्चों ये एरो की बात थोड़ी करते हैं। बच्चों ये जो रहता है ना, इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर, और इसको हम बोलते हैं टकला, हेड ऑफ अ वेक्टर। इतना क्लियर है? हाँ अब ये जो हेड है ना बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स, हेड रिप्रेजेंट्स कौन से डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये मेरे राइट में हो गया, ये मेरे राइट में हो गया, तो ये एरो से मुझे मालूम पड़ा, ये मुझे एरो से मालूम पड़ा कि राइट में जा रहा है वेक्टर, मतलब राइट में कुछ तो जा रहा है। लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन तो होता ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी होता है, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? हाँ तो ये जो लेंथ होगा ना बच्चों, ये जो लेंथ होगा, दैट विल रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये जो रहेगा ये वाला पार्ट, दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड दिस एरो विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो हो गया, ये एरो ने दोनों काम कर दिया, मैग्नीट्यूड का भी काम कर दिया, डायरेक्शन का भी काम कर दिया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा? हाँ कि उसकी वैल्यू कितनी होगी और वो किधर टकला उसका किधर जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन हाँ कितना होगा। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो।
अब बच्चों बात को समझने की कोशिश करना एकदम अच्छे से। अच्छा भैया डायरेक्शन तो मालूम पड़ गया, ऐसा भी हम लिख सकते हैं अगर हमको सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो वैसे भी कर सकते हैं। मॉड के अंदर दो टकले दो दीवार के अंदर एक वेक्टर को लिख दिया, तो ऐसे हमको वैल्यू मिल जाएगी वेक्टर की। क्लियर है कि नहीं बेटा इधर तक? तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का पूरा तरीका, और ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कि उसकी वैल्यू कितनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो? हाँ सबको क्लियर है बेटा? हाँ सो मैंने टेल बताया, हेड बताया। टेल हेड इज पॉइंटिंग समवेयर, तो इट इज अ डायरेक्शन, और ये जो वैल्यू रहेगी ना, ये जो एरो की, ये धनुष की, वो मैग्नीट्यूड बताएगा। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करता है, कैपिटल लेटर से हमने बताया, और मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय मॉड के अंदर एक वेक्टर को लिख दिया। इसका ऐसा मत लिखना बेटा, अगर ऐसा लिखोगे तो फिर ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ऐसा ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है सब लोगों को? उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हो गई। क्लियर है इधर तक? सबको क्लियर है बेटा इधर तक? हाँ ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। जैसे कि एक वेक्टर है, उसका फोर्स, तो मैंने एरो पॉइंट कर दिया, इज नथिंग बट 20 न्यूटन नॉर्थ या 20 न्यूटन वेस्ट। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा अपने को, क्या मालूम पड़ेगा? ये मैग्नीट्यूड है तुम्हारा, ये तुम्हारा डायरेक्शन है ना, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे दोनों से अपने को मालूम पड़ सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? तुमको सिर्फ पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड, तो तुम कैसे लिखोगे? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? हाँ या तो ऐसा लिख सकते हो, इतना क्लियर है बेटा? या तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। और अगर मैंने ईस्ट वेस्ट लिख दिया, कुछ लिख दिया, एरो लिख दिया, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं इधर तक? सबको क्लियर है? समझो मैं ये बनाता हूँ एक, और यहाँ पर मैं तुम लोगों को बोलूं ये क्या है, नॉर्थ, ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अगर मैं ऐसा बना दूं कुछ 45 डिग्री एंगल पे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। मैं कुछ ऐसा बना दूं तो ये जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये तुमको समझता है? ये सब इतना समझता है तुम लोगों को? ये समझता है? समझता है? समझता ही है? 45 डिग्री पे बना दिया तो ये सब तो एंगल्स हो गए अलग अलग। अब मुझे क्या करना है ना, थोड़ा सा कुछ अलग करना है। मैं तुमको अलग अलग एंगल्स निकालने पूछता हूँ अब तो, है ना, अब तो अलग अलग एंगल्स निकालने बोल दो। मैं तुमको बोलूं लेट्स से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तुमको ये निकालने बोल दूं मैं। इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट से नॉर्थ पे 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नॉर्थ पे 30 डिग्री पे, ये हो गया तुम्हारा एक वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? एरो के साथ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ रहा है बेटा? क्लियर है? मैं पूछता तुम लोग को 30 न्यूटन लेट्स से 45 डिग्री, या चलो लेट्स से 43 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट तक। देखिए ऐसा एग्जांपल लेता है, ये हो गया नॉर्थ,
ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। साउथ से ईस्ट तक, साउथ से ईस्ट तक 30 न्यूटन का एक वेक्टर है। वेक्टर कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ मतलब डायरेक्शन भी बता रहा है वो। मतलब साउथ से ईस्ट पे, साउथ से ईस्ट पे कितना न्यूटन? मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 30 न्यूटन। ऑब्वियसली यहाँ पर तुम बता नहीं सकते हो 30 न्यूटन, ऐसा सोच सकते हो कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है, therefore 30 सेंटीमीटर विल बी इक्वल 30 न्यूटन, ऐसा मान के चलोगे अगर, तो तुम बता सकते हो मैग्नीट्यूड, क्योंकि 30 सेंटीमीटर दौड़ तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा बता सकते हो क्वेश्चन में कि भाई 30 न्यूटन ही है। समझ लो ना, वैल्यू 30 न्यूटन ही है ये। क्या बोला है? 30 न्यूटन 43 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट पे 43 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? हाँ। ना अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आगे बताओ। चलो मैं बोलता हूं 8 मीटर पर सेकेंड 35 डिग्री, चलो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, पहले मैंने साउथ लिया, अब बताओ डायरेक्शन बताओ कैसे होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑब्वियसली स्पीड नहीं होगा, ये वेलोसिटी होगी क्योंकि पर डायरेक्शन है। 35 डिग्री बोलो, 35 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ कैसे आएगा? 35 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 35 डिग्री कितना? ऐसे मान के चलोगे 1 मीटर पर सेकेंड इज 1 सेंटीमीटर, therefore 8 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब समझ जाओ ना कि मतलब ये इतना ही होगा, 8 इसका यूनिट होगा, तो इतना एंगल पे होगा ये वेक्टर। क्लियर है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ इतने एंगल पे। क्लियर है कि नहीं? 7 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब मैंने बोल दिया 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, खाली रिप्रेजेंट करने के लिए, बराबर कि नहीं? ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट पे 33 डिग्री और ये 7 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? है ना? कोई भी तुम एग्जांपल ले लो और रैंडम। 2 न्यूटन 68 डिग्री वेस्ट ऑफ लेट्स से साउथ ऑफ वेस्ट, है ना? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। 2 न्यूटन 68 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 68 डिग्री, और 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लो, therefore 2 न्यूटन विल बी, मतलब 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन ले लो, therefore 2 सेंटीमीटर विल इक्वल टू 2 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा which will represent 2 न्यूटन, और ये हो गया 68 डिग्री तुम्हारा। क्लियर है? साउथ ऑफ वेस्ट 68 डिग्री, मतलब ऐसे दिखने का, कभी भी इसको ऐसे रीड करेगा, साउथ ऑफ वेस्ट रीड नहीं करने का, वेस्ट से साउथ की तरफ कितने एंगल पे आ रहे हैं अपन, ऐसे रीड करो इसको, तो कभी रॉन्ग नहीं जाओगे। समझ गया बेटा? बहुत जरूरी है। You can shift vector parallel, you can shift the vector parallel। अगर एक वेक्टर इधर है, तुम इसको इधर ऐसा सेम टू सेम वेक्टर को बना सकते हो, इसका मतलब ये होता है यू कैन शिफ्ट द वेक्टर। ये बहुत जरूरी बात है बेटा। अगर समझो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तुम यही वेक्टर को ऐसे बना सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? यू कैन शिफ्ट द वेक्टर, यू कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलल टू, ऐसा नहीं फिर ये ऐसा था तो इसको तुमने ऐसा बना दिया, ये मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, वैसा नहीं, सेम टू सेम वेक्टर को तुम शिफ्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, रॉन्ग हो जाएगा इसके लिए। मतलब कोई वेक्टर को तुम शिफ्ट कर सकते हो, जैसे मेरे को तुम इधर से लेके इधर कांदी में बिठा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बदल नहीं जाऊंगा, मैं मोक्षित का मोक्षित ही रहूंगा। वैसे ये वेक्टर को तुम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक वेक्टर है ना, 30 डिग्री पे,
समझो कोई वेक्टर है, तो तुम नीचे भी एक वेक्टर बना सकते हो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग किधर भी कर सकते हो उसकी, 30 डिग्री पे पैरेलल शिफ्टिंग, यही वेक्टर को मैंने इधर बना दिया, किधर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, वेक्टर का अस्तित्व चेंज नहीं होना चाहिए। 30 के सामने वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बच्चों ये हेड है, ये टेल है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, मैंने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। अब आप दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी निकाल सकते हो जब दो वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हो, ठीक है, टेल टू टेल जुड़े हो। टू फाइंड एंगल वेक्टर शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल, टेल टू टेल कनेक्ट होना चाहिए, तभी तुम वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हो। हेड क्या होता है? ये हेड है, ये टेल है, ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा टेल है, ये तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा टेल है। दो टेल को जब मिलाओगे तभी आप वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो, याद रखना बेटा। और उसमें भी एक चीज है जो मैं तुमको बताऊंगा, तभी के तभी। अभी इतना क्लियर है बेटा? फिलहाल इतना क्लियर है? चलो एंगल निकालने की ट्राई करते हैं दो वेक्टर के बीच में। टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए, टेल टू टेल, दैट्स इट। इफ दैट टेल टू टेल जुड़े हुए हैं तभी आप एंगल निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब कैसे निकालते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एन एंगल बिटवीन द वेक्टर। चलो ठीक है भैया, एक एग्जांपल लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, मुझे बोला गया है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। समझे? 60 डिग्री दिया है, एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा बेटा? कैसे मिला? ये वेक्टर का टेल इधर है और ये वेक्टर का टेल इधर है, दोनों के टेल जुड़े हुए हैं, दोनों के टेल जुड़े हुए हैं, बराबर कि नहीं? तो तुम निकाल सकते हो। लेकिन अब आता है बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम। तो भैया टेल जुड़े हुए हैं तो ये भी तो एंगल है ना, अगर ये 60 है तो ये 300 डिग्री होगा, तो ये एंगल को ले या वो एंगल को ले? टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए, टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए, टेल टू टेल। वेक्टर ए का टेल, वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से जुड़ा होना चाहिए, वेक्टर सी हो गया सॉरी, इधर के टेल से जुड़ा होना चाहिए। तो इसका टेल दोनों का टेल जुड़ा होना चाहिए, तभी तुम एंगल निकाल सकते हो, ठीक है नहीं? लेकिन भैया इधर 60 डिग्री है, वो तो हमने दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा सर्कल की तरह है, तो ये 300 डिग्री है, तो ये भी तो एंगल हो गया, थीटा विल बी इक्वल टू 300 डिग्री भी हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री भी हो गया। तो कौन सा एंगल सही है? कौन सा एंगल सही है? रिमेंबर दिस थिंग, वी शुड कंसीडर स्मॉल, नहीं नहीं नहीं, 300 भी तो हो सकता है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट एंगल लेना है हमेशा, हमेशा वी हैव टू टेक स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपको सिंपल है, टू जुड़ा हुआ था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल होगा कंसिडर। ये देखो, एंगल ए, एंगल सी, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, यहाँ पर भी तो टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी तो एक एंगल है ना, ये भी तो एक एंगल है, ये भी तो एंगल है ना 300 डिग्री। ये कैसे नहीं बना हुआ? ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो ये भी तो एक एंगल है, इसका टेल, इसका टेल, दोनों का टेल जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो एंगल है ही, लेकिन वी हैव टू कंसीडर स्मॉलेस्ट, वी हैव टू कंसीडर स्मॉलेस्ट एंगल ओनली। तो हमने क्या क्या सीखा? वेक्टर के बीच में एक वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? सिंपल तरीका है,
एकदम सिंपल तरीका है, टेल टू टेल जोड़ो और स्मॉलेस्ट एंगल कंसिडर करो। चलो इसका बताओ, ये वाला बताओ। चलो ये एंगल डी है, ये वेक्टर डी है, और ये वेक्टर है लेट्स से तुम्हारा ए, और इनके बीच का एंगल है लेट्स से 130 डिग्री। अब बताओ क्या आएगा एंगल? भैया हो गया 130 डिग्री। काम खत्म, खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, चलो क्लास खत्म, बाय 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 बाय। नहीं बेटा नहीं, बच्चे फॉर्म फॉर्म में आ जाते हैं। तेल से तेल कलेक्ट होता है, तेल से तेल मिला सजना, टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल। इसका हेड इसके टेल पे कनेक्टेड है। ये गलत पोजीशन हो गई बेटा, ये गलत पोजीशन हो गई, तो ये एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको अपन? क्या लगता है देवियों सज्जनों, क्या करना चाहिए यहाँ पर? क्या करना चाहिए यहाँ पर? क्या करना चाहिए यहाँ पर? नहीं बाबा, ये दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसका इधर हेड है, इस वेक्टर का यहाँ पर टेल है, तो ये नहीं चलेगा, ये कॉम्बिनेशन गलत है ना? लेकिन अपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है पहले। बेटा प्लीज यार, ये बहुत अच्छा है। हाँ, पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? इसको शिफ्ट कर दो इस साइड पे, आगे, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो, एग्जैक्टली सेम वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो, तो ये 130 है तो ये 70 हो जाएगा। अब वेक्टर डी का ये इधर आ गया तेरे पास टेल, वेक्टर बी का, वेक्टर ए का भी टेल आ गया, तो एंगल हो गया 70 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, बस इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। बेटा ये पूरा 180 होता है ना लीनियर पेयर, अगर ये 130 तो 70 होगा ना। क्लियर? समझ गया सब लोगों को? तो आप लोग पैरेलल शिफ्टिंग कर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझो भैया। ये ए है, ये बी है, ये समझो तुम्हारा 110 डिग्री है। अब कैसे निकालोगे वापस? पैरेलल शिफ्टिंग, ऐसे करो तो ये 70 हो जाएगा, तो ये एंगल वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? टेल टू टेल, इसका टेल, इसका टेल, पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बोलो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तुम्हारा ये पूरा एक फिगर तुम लोग को दिया है प्रॉपर तरीके से, ए ऐसा है, बी ऐसा है, सी ऐसा है, तुमको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। बताओ, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालोगे? भैया सिंपल है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये 30 है तो 60 हो जाएगा, और ये 60 प्लस 60 120, काम हो गया। बराबर कि नहीं? नहीं, गलत। फिर भी इनका टेल और हेड चुनाव, इनका हेड, इसका हेड बी का, और इसका टेल, तो क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं बोलो? ये 60 डिग्री है, इसको मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूँ। समझो इधर 45 डिग्री ऑलरेडी था, सॉरी, 60 डिग्री को मैं ऐसे लेकर आ सकता हूँ, पूरा 60 डिग्री होगा ना, और मेरा ए बार इधर है, और ए बार कितना 30 डिग्री था, है ना? तो कैसा होएगा बोलो, कैसे होगा? मैंने पैरेलल शिफ्टिंग करके उसको आगे लेकर आ गया, है ना? ये 15 डिग्री हो गया, कि ये पूरा टोटल 60 था, ये 45 था, ये 15 हो गया। आगे कैसे होगा? तुमको, तुमको देखो क्या मिल गया, तुमको इधर बी बार मिल गया, तुमको ए बार और बी बार के बीच में एंगल निकालना है, ये पूरा 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा?
चलो ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया, एक सिंपल तरीका देखो। तुमको ए बार और बी बार के बीच में चाहिए एंगल, ठीक है? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ऐसा समझो, ये तुम्हारा वेक्टर बी है 60 डिग्री, ये तुम्हारा 30 डिग्री है, वेक्टर है। इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूँ ना, तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका टेल और इसका टेल मिल गया, बराबर कि नहीं? और ये 60 है तो 30 हो जाएगा, कि 90, टोटल 90 होता है ना। और ये बी बार है, तो ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितना होगा? समझ गया बेटा? समझ गया सब लोगों को? अब देखो बेटा, अब तुम्हारे कहाँ चीजें इजी थी, अब थोड़ा देखो। ए बार और बी बार के बीच में एंगल हो गया, अब तुमको निकालना है, अब दिमाग खुलेगा तुम्हारा थोड़ा सा। ए बार एंड सी बार के बीच में, ए बार एंड सी बार के बीच में, इसमें दिक्कत ही नहीं है। ये इसका टेल, ये इसका टेल, सिर्फ तुमको ये चाहिए। ये भी 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये 45 है, तो टोटल 90 होता है, क्योंकि तो ये हो जाएगा 70। क्लियर है? इजी था ये तो इसमें कोई डिफिकल्ट आई नहीं। क्लियर है? सबको क्लियर है इतना? अब कौन सा बच गया, उसका भी एंगल निकाल देता है। अब निकालो बी बार एंड सी बार, बी बार एंड सी बार, बताओ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तुम्हारा बी ऐसा है, देखो ये 60 डिग्री पे है, तुम्हारा सी बार ऐसा है। पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूं मैं, टोटल 60 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बी बार इधर है, सी बार इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेल से टेल मिला, तो टेल से टेल मिल गया ना यहाँ पर, तो ये टोटल 60 है, तो ये पूरा 60 हो गया। ये 45 था, ये 15 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये देखो बेटा, ऐसे दिखाया मैंने, ये ऐसा है, मैंने ऐसा किया। शिफ्ट, मैंने क्या बोला तुम लोग को पहले से ही? यू कैन शिफ्ट द वेक्टर्स, दैट्स इट, यू कैन शिफ्ट द वेक्टर्स। बी ऐसा ही था, आई एम रियली सॉरी, बी ऐसा ही था, बी ऐसा था, मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया। सो सॉरी, मैं डायग्राम बनाने की कोई तरह से बनाया मैंने, ऐसे शिफ्ट कर दिया तुमने। क्लियर है कि नहीं? अपन ने वेक्टर कैसे क्या होता है, निकालते कैसे एंगल, वो सब अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार कौन से होते हैं, ठीक है? तो पहला वेक्टर होता है, सबको पता है कि अलग अलग तरह के होंगे वेक्टर, बराबर कि नहीं? तो पहला लेट्स से अपन कंसीडर करते हैं इक्वल वेक्टर्स, लेट्स से। उन्होंने गैस भी कर लिया होगा, क्या होगा इक्वल वेक्टर? जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि ए वेक्टर है 2 न्यूटन नॉर्थ, बी वेक्टर है 2 न्यूटन नॉर्थ, इक्वल वेक्टर है। क्योंकि उनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अच्छा, इसके बदले 2 मीटर होता तो नॉर्थ, 2 मीटर नॉर्थ होता तो, 2 मीटर नॉर्थ होता तो इक्वल होता? नहीं होता बेटा, नहीं होता, क्योंकि यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी सेम नहीं हुई फिर, ठीक है?
तो याद रखना मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम और यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तब जाकर वो इक्वल वेक्टर होंगे। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? फिर आते हैं हम पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होंगे? व्हाट डू यू पैरेलल वेक्टर? मतलब क्या? इस पैरेलल वेक्टर सेम एज इक्वल वेक्टर्स बच्चों, इस पैरेलल वेक्टर सेम एज इक्वल वेक्टर। बोलो, क्या पैरेलल वेक्टर इज सेम एज इक्वल वेक्टर? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या? वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। जैसे ये तुम्हारे पैरेलल वेक्टर है, इनका डायरेक्शन सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं सेम हो। समझ रहे हो बेटा? तो पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे से, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम हो कि नहीं वो जरूरी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? थर्ड वाला, एंटी पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन कैसे होगी एंटी पैरेलल वेक्टर में? एंटी पैरेलल, अपोजिट टू पैरेलल। यहाँ पर डायरेक्शन सेम था, यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। एंड उसके मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। ऐसा भी तो हो सकता है मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। हमारा झगड़ा हुआ, भैया मैं सीधा चला गया अपनी जिंदगी पे, वो पीछे मुड़ के चली गई, तो हम दोनों इक्वल तो थे, दिलों में प्यार तो था, लेकिन हमने अपने रास्ते बदल दिए। बराबर कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? इतना तो क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट वेक्टर पे, जिसका नाम है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर पे जिसका नाम है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या? विच लाई, वेक्टर विच लाई, वेक्टर विच लाई, और दोस these are these vectors which act along the same line, which lie nahi, which act along the same line, act along the same line। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। ऐसे वेक्टर देख, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इनमें एंगल कितना है? 180 डिग्री है। अब एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसमें एंगल कितना है? 0 डिग्री है। या ऐसे जा रहा है वेक्टर ये बाजू, तो इन दोनों एक सेम डायरेक्शन में, जीरो एंगल कितना है? इनमें 0 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? तो दिस आर द पॉसिबिलिटी, सो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है सब लोगों को? इधर तक clear है बेटा? अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव ओवर वेक्टर। नेगेटिव ओवर वेक्टर, अब ये क्या चीज है भैया? इसका मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जो वेक्टर ए है, 2 नॉर्थ, 2 न्यूटन वेस्ट, और वेक्टर बी है, गेस करो, मैग्नीट्यूड सेम है, ईस्ट। ये वेक्टर ऐसा 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, सॉरी ईस्ट, और एक वेक्टर 2 न्यूटन वेस्ट। क्लियर है? इसे ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का लिखने का तरीका आज ही सिखाया, अंदर डब्बे पे डाल देने का।
लेकिन ये वेक्टर कैसे कैसे अलग अलग वेक्टर है। तो वेक्टर अगर ए ऐसा है, दूसरा वाला वेक्टर इसका अपोजिट हो, नेगेटिव मतलब अपोजिट, नेगेटिव वेक्टर अपोजिट, उसके अलग डायरेक्शन में होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? पक्का क्लियर है? चलो नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट वेक्टर बताओ अभी क्या होता है नेक्स्ट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर इज कोप्लेनार वेक्टर। कोप्लेनार वेक्टर, वेक्टर वेक्टर which lie on the same plane, lie on a same plane। अच्छा, जब मैं दो वेक्टर की बात करूंगा, लेट्स से मैं दो वेक्टर की बात करता हूँ। समझो दो वेक्टर है ये, इसका टेल टू टेल ज्वाइन करो, ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे ना। इसको तुम ऐसे रखो, तुम ऐसे रखो, कैसे भी रखो, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर लूं, अगर मैं तीन वेक्टर लाऊं, ऐसा है एक, तो ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन ये प्लेन के बाहर जा रहा है। तो जब तीन वेक्टर होंगे ना बेटा, तो इट मे और मे नॉट लाई इन द सेम प्लेन। दो वेक्टर होंगे तो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसको तुम कैसे भी रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, नीचे रखो, कैसे भी रखो, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन जब तीन वेक्टर होंगे तो इट मे और मे नॉट लाई इन द सेम प्लेन, ये दोनों एक प्लेन में लाई करेंगे, समझो ये वाले। लेकिन ये वाला जो बाहर वाला है वो तो बाहर आ रहा है ना एकदम तुम्हारे बोर्ड की तरफ, तुम्हारे कैमरा की तरफ। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है बेटा? क्लियर है पक्का? अब नेक्स्ट वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। ये फिजिक्स में बार बार काम आएगा, तुम लोग को बार बार काम आएगा। ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा। तो इसका समझो ए वेक्टर है कोई, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? वन होगा, हमेशा वन होगा उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है यूनिट वेक्टर का? ए के ऊपर कैप, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर का सिंबल। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा कुछ आया मतलब वो यूनिट वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं? और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे तुम? ए कैप, ये हमेशा वन होता है, यूनिटी, इट इज ऑलवेज वन। और इसका सिंबल कैसा है? ऐसा। क्लियर है कि नहीं बेटा? और एक और चीज याद रखना, वहां भी तुमको बताऊंगा मैं, यूनिट वेक्टर का हमेशा आंसर आएगा जो भी वेक्टर है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। आगे और अच्छे से समझेगा, ये अभी बता देता हूँ खाली। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर, जो वेक्टर है अपन उसका जो वैल्यू आ रहा है वो। कितने लोग समझ रहे हैं फॉर्मूला? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला इज ऑलवेज वो वेक्टर अपॉन उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो तुमको आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये आगे आएगा, डोंट वरी, इसको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे करते हैं। क्लियर है इधर तक? सो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का सिंबल ऐसा ए कैप। ठीक है, याद रहेगा बेटा? यूनिट वेक्टर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैग्नीट्यूड वन है। उसका सिंबल भी मैंने तुमको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। क्लियर है बेटा? और लास्ट वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? समझो ए वेक्टर है कोई, उसका मैग्नीट्यूड होगा जीरो। उसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन कोई भी। क्लियर है? ये हो गया जीरो वेक्टर।
तो ये अपन ने देख लिया टाइप्स ऑफ वेक्टर